तो वैसे तो बजट में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा गया है, इस पर जल्दी से रिएक्शन लेंगे कि जनता कैसे देख रही है इस बजट को। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से, हमारे साथ रतलाम से सुधीर जैन जुड़े हुए हैं, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी परिचय आपसे कराऊंगी। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं, प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं और सतीश एलिया हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मिथिलेश, माहौल क्या है जनता के बीच इस वक्त बजट को लेकर? और यूथ हमारे साथ है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। इस बजट को आपने देखा हो तो वो तस्वीर भी है, न्यूज़ 18 पर आप लोग लगातार बजट सुन रहे थे। क्या लगता है कि इस बजट में महिलाओं के लिए क्या कुछ नजर आया, यूथ के लिए क्या नजर आया? सर, इस बार महिलाओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ें की गई है। जो लाडली बहन योजना है उसमें जो 1500 रुपये दिए जा रहे हैं वो सिर्फ 1500 नहीं, आने वाले टाइम में जो 15,000 लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उनको सशक्त बनाया जा रहा है और इवन ये 1500 से बढ़ाकर 3000 तक किया जा सकता है। और इस बजट में ये भी बताया है कि देवी अहिल्या लोक बनाया का निर्माण होगा। उद्यम क्रांति योजना के तहत भी अब लोगों को बड़ा फिगर भी सामने आया है, उस पर क्या कहेंगे सर? उद्यम क्रांति योजना में 16,551 लोगों को, युवाओं को जो है ये लोन दिया गया है और उम्मीद है कि इससे इस साल में डबल लोगों को यहाँ पर लोन दिया जाएगा और सब्सिडी दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न किया जा सके नौकरी दिए बिना। जी राम जी की बात भी नजर आई इसमें। जी हाँ, जी राम जी के अंदर 11,000 करोड़ के आसपास दिया गया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट था उसके अंदर जो अलोकेशन मिला है स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कैसा ही पास ऑन कर दिया बढ़ा करके आगे। जी बिल्कुल। और 8वीं तक के बच्चों को तो अब दूध टेट्रा दूध पैकेट जो है वो भी यशोदा पोषण आहार के तहत। सर, ये एक बहुत बेनिफिशियल स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, जिससे एडल्ट्रेशन और जो भी मिलावट हो रही थी दूध में वो तो कम हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल स्टूडेंट्स के लिए। और लगभग ये बजट में हर चीज़ कवर की गई है जहाँ तक कर सकते थे। जैसे खेल में ये 815 करोड़ के गवर्नमेंट दे रही है, तो लगभग हर चीज़ कवर की गई है। बिल्कुल सर, कैसा रहा बजट? ये बजट बहुत ही अच्छा रहा है। इसमें बहुत सारे जो सियासत आगे आने वाला सियासत है उसमें भी 13,851 करोड़ का योगदान दिया है। उसके बाद अपने स्वच्छ भारत मिशन है उसमें भी 400 करोड़ का दिया है। बहुत अच्छा रहा है, बेनिफिशियल रहा बजट। कैसा रहा ओवरऑल ये बजट, क्या मानते हैं आप? बहुत बढ़िया रहा। शिक्षा विभाग में देखा जाए तो 15,000 नए शिक्षकों की भर्ती के लिए दिया गया है बजट में, तो ये आगे प्रदेश को एजुकेशन में आगे ले जाने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 15,000 नए शिक्षकों की भर्ती होने वाली है जी इस बजट में। इस बजट से क्या लगता है, आपकी उम्मीदें कितनी पूरी, कितना खरा उतरा ये बजट? सर, ये तो मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इस बार एआई इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया है, जो कि एआई, क्योंकि अभी पूरा ज़माना एआई का हो रहा है और कुछ टाइम बाद तो पूरी चीज़ें एआई से चलने वाली हैं, तो एआई में बहुत ध्यान दिया है। तो इसके लिए मैं इसके लिए बहुत अप्रिशिएट करूंगा, सबको अप्रिशिएट करूंगा गवर्नमेंट को कि ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है आपने कि एआई में एम्फसाइज किया। सर क्या कहेंगे? सर, एमएसएमई सेक्टर में 10,000 करोड़ का बजट एलोकेशन किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और जी मतलब अपने देश का इकोनॉमी का बेस ही पूरा एमएसएमई है, तो इसके लिए 10,000 करोड़ बहुत अच्छी बात है। इस बजट को मतलब अपन लास्ट ईयर के बजट और इस बार के बजट में सर क्या आपको डिफरेंस नजर आया? लास्ट ईयर के बजट से 11% की बढ़ोतरी इस बार की गई है और 3% का डेफिसिट दिया गया है, तो 11% का जो प्लस है ये इंडिया में टॉप लेवल पे पॉजिटिविटी आएगी इससे, क्योंकि 11% बढ़ोतरी करना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यस, पिछली बार से 11% बढ़ोतरी की गई। ठीक है, मध्य प्रदेश दोबारा आपके पास आऊंगी। ये बजट कितना कारगर मैं सुधीर जैन के साथ भी जरूर अभी जो डबल इंजन की सरकार, इस वक्त रतलाम में क्या माहौल है बजट को लेकर, क्योंकि युवाओं को हम सुन रहे हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि बजट जो है इस बार सबको साथ लेकर चलने वाला है। जगदीश देवड़ा ने कहा कि हर हाथ में काम, इस संकल्प के साथ उन्होंने बजट पेश किया, तो क्या वहां पर रतलाम में भी लोग यही सोच रहे हैं? आखिर क्या ये पूरा मामला रहेगा? सर, बजट आपने देखा है, किस रूप में देखते हैं, कहां तक, कितना जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है बजट? ये बजट को विशेष बजट नहीं है, सामान्य बजट है, जनता को लोक लुभाने वाला बजट है। इसमें मजदूर, किसान, पेंशन कर्मचारियों और न्याय विभाग से जुड़े हुए किसी भी साथी कर्मियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। केवल ये केंद्र की योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है, राज्य का इसमें कोई ऐसा प्रावधान इन्होंने नहीं रखा है जो सीधा जनता को लाभ मिल सके। जनता को लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा? भर्तियां बहुत देख रहा हूं मैं, 15,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, 22,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी, किस रूप में देखते हैं? मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है।
जहां तक भर्तियों की बात है, शिक्षा विभाग से संबंधित हो या पुलिस विभाग से संबंधित हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले, यह मकसद है इस बजट का। दूसरी बात यह है कि किसानों के लिए और दूसरी जो केंद्र सरकार की योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो या और कोई सी भी योजना, उसमें काफी बजट बढ़ाया गया है, किसानों का बजट बढ़ाया गया है। उन राशियों से निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अत्यधिक बजट बढ़ाया गया है, सुविधा दी गई है। किंतु इसके साथ ही एक बात और है जो मध्य प्रदेश शासन को अपने बजट में ठीक है, जनता, मध्यम वर्गीय, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े छात्रों बातचीत का और सिलसिला किसानों के लिए करना चाहिए। जारी रखिए सुधीर, आप बात करते रहिए लोगों से और उनकी राय जरूर लीजिए। हितेश वाजपेयी से एक कमेंट लेना चाहूंगी। हितेश जी, मुख्यमंत्री और जगदीश देवड़ा सबके अब धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर बीजेपी का फोकस इस बार बजट के जरिए जो हमने देखा वो युवाओं को लेकर कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, उनका अच्छा खासा बजट सेट किया है महिलाओं को लेकर। और सबसे बड़ी बात ये, जगदीश देवड़ा ने कहा कि एक ही संकल्प है और इसी के साथ मैं बजट पेश कर रहा हूं, हर हाथ में काम। और तो यदि अपन देखें कि सहज सरल जो स्कीम वाइज है वो आप लोग सब प्रस्तुत कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें यदि हम पूरे पैरामीटर में यदि देखें तो 2-3 बातें बहुत उल्लेखनीय हैं। कोविड के पश्चात लगातार राजस्व आधिक्य का बजट देना, क्योंकि ये बजट भी हमारी जो पिछले वर्षों में हमारा इतिहास रहा है 20 साल का, कि हमने हमेशा राजस्व आधिक्य का बजट दिया है, कभी राजस्व घाटे का बजट नहीं दिया है। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण लैंडमार्क है कि हमने इसको फिर से गेन किया है। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये FRPM की जो रिस्ट्रिक्शन होती है, लोन ऋण जिसकी बात करके विपक्ष भी हंगामा करता है, जबकि वित्त मंत्री जी ने भी बहुत स्पष्ट कहा कि हम ऋण लेते हैं निवेश के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और इसीलिए आप देखेंगे कि तीसरी महत्वपूर्ण बात बहुत मजबूत इसमें है कि हम लगभग 80,000 करोड़ प्लस का कैपिटल इन्वेस्टमेंट मार्केट में करने जा रहे हैं, जो लगभग 3 गुना होके आपको वापस मिलता है। तो मान के चलिए कि अगली जब हम बजट की बात कर रहे होंगे तो उसमें लगभग 2.25-3 लाख करोड़ का इजाफा आपको यदि मार्केट GDP में होकर मिलेगा तो वो इस 80 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की वजह से मिलता है। ठीक है। तो मुझे लगता है FRPM की जो मैं आपको बात कर रहा था कि हमने जो राजकोषीय घाटे को 3 पर रखा है, ओवरऑल राजकोषीय घाटा हमारा 4.4 है, जिसमें से यदि आप हम राजकोषीय स्थिति को हटाकर जो कैपिटल के लिए केंद्र ऋण की व्यवस्था करती है उस ऋण को हम इस वर्ष का जोड़ें जो लगभग 0.8% है, पिछले वर्ष का जो अनुपयोगी ऋण है जिसको हम इस वर्ष यूटिलाइजेशन करने वाले लगभग 2.4 है। हाँ। तो उसको हम एकोमोडेट करते हैं, तो ये 3% के हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है उसके फाइनेंशियल डिसिप्लिन में आ जाता है। जल्दी से मैं प्रताप भानु शर्मा जी से लूंगी। प्रताप भानु शर्मा जी, आप इस पर एक रिएक्शन जरूर दीजिएगा कि आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को। बजट तो रूटीन बजट है, घोषणाएं ज्यादा करी हैं इस बजट में, परंतु सॉलिड अचीवमेंट की तरफ एक भी ऐसा प्रावधान नहीं दिख रहा। जैसा वाजपेयी जी को भी सुन रहा था, मुख्यमंत्री जी को भी मैंने सुना, तो CM कह रहे थे कि कर्जा हमने जो बढ़ा है 1955 से कर्जा है, ऐसा नहीं है। 2022 में 2.5 लाख करोड़ का कर्ज था मध्य प्रदेश सरकार पे, आज बढ़कर वो 5 लाख करोड़ के करीब हो गया, बजट के प्रावधान से ज्यादा हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन तो मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा कि ये कर्ज क्यों ले रहे हैं, हम कर्ज लेके घी पीने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरा नंबर, किसान की आमदनी बढ़ाने की बात उन्होंने कही। कोई किसान की आमदनी ऐसे कोई प्रावधान नहीं है जिससे कि किसान की आमदनी बढ़े, उसकी उत्पादकता बढ़े या उसका समर्थन मूल्य निश्चित हो। भावांतर का उल्लेख किया, अभी तक का अनुभव भावांतर का यह है कि वो व्यापारियों के हक में ही जाता है, भावांतर का फायदा किसान को नहीं मिलता। अभी सोयाबीन का हम बताएं आपको, 3,500 रुपया उसमें भावांतर घोषित किया था। 3,500 क्विंटल से नीचे जो बिकेगा उसमें भावांतर नहीं देंगे, 4,000 तक 4,500 के ऊपर जाएगा उसमें भावांतर देंगे। पर वास्तविकता ये है कि भावांतर घोषणा के बाद में जैसे ही वो जनवरी में खत्म हुई योजना, 1,000 रुपया प्रति क्विंटल सोयाबीन का भाव बाजार में चला, किसान को तो कुछ मिला ही नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य है, इस बार का स्ट्रक्चर तो हमने बहुत बड़ा रखा बजट का, बीजेपी तो यही कह रही है। नहीं, अब काय में बड़ा रखा है, मैं समझ रहा हूँ केंद्रीय योजना है उन्हीं में बढ़ा हुआ मुझे नजर आ रहा है। या अब कैसे
हमारे वाजपेयी जी ने कहा राजकोषीय घाटा 4.4 तो पिछले बजट में ही था। कहना चाह रहे हैं वाजपेयी जी, कुछ एक रिएक्शन ले लेती हूँ मैं आप ही की बात का, कुछ कहना चाह रहे हैं हितेश जी। हितेश जी सुनिए। हितेश जी बोलिए। हमारी राजस्व की प्राप्तियां 13% की दर से बढ़ रही है। हमारी जीडीपी जीएसडीपी जो है उसका साइज 11% से बढ़ रहा है, जबकि हमारी ऋण लेना जो है वो 8 या 9% मतलब 10% के नीचे से बढ़ रहा है। तो यानी कि हम अपनी आमदनी ज्यादा बढ़ा रहे हैं और ऋण लेने की प्रवृत्ति कम कर रहे हैं, या हमारी जो उसकी स्पीड है वो कम है। तो इसीलिए अब आप इस बात को, और इसीलिए राजस्व अधिक का हम बजट दे पा रहे हैं बाबू जी। तो हम अपनी चादर के अंदर हैं, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ऋण जो होता है वो नहीं होता, वो निवेश का एक माध्यम होता है। जब भी हम जैसे पर्सनल लाइफ में भी आप ऋण लेते हैं तो हम अपनी गाड़ी खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, तो गाड़ी और मकान किसी भी व्यक्ति की यदि 50,000 60,000 तनख्वाह है तो 60,000 में कोई मकान थोड़ा ना आता है, तो वो तो ऋण लेके ही दिया जाता है ना। तो ऋण का अनुपात और ऋण लेने की जो दर है वो जब भी आपकी आमदनी के बढ़ने की दर से कम रहेगी तो इसको एक बहुत अच्छा फिस्कल डिसिप्लिन बोलते हैं। तो ये फिस्कल डिसिप्लिन के साथ साथ मुनाफे का बजट भी है, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, एक रिएक्शन में सतीश जी से ले लेती हूँ। सतीश जी, इस बजट में लाडली बहनों का भी ध्यान रखा गया है और जो सरकार की सबसे प्रभावी योजना है लाडली बहना योजना, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमने चुनाव में भी देखा, तो बजट में उसको भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखा गया है। युवाओं के लिए बहुत अच्छे से जो है बजट एक बड़ा स्ट्रक्चर युवाओं के लिए उसमें रखा गया है। कैसे देख रहे हैं सतीश जी आप इस बजट को? क्या एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही होगा बजट? देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और मध्य प्रदेश के आगे बढ़ने की जो ताकत है वो हमारा कृषि क्षेत्र है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, अगर आप देखेंगे सिंचाई का रकबा, तो वो अभी आज जैसे कहा कि 1 लाख हेक्टेयर तक वो उसको ले जा रहे हैं, मतलब लगातार बढ़ रहा है वो, और उसी कारण हमारा कृषि उत्पादन भी बढ़ रहा है और खेती की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो सिंचाई परियोजनाएं जो हैं उनके मेंटेनेंस के लिए एक बड़ा बजट रखा गया है, क्योंकि योजनाएं बन जाती हैं। हमने देखा कि मध्य प्रदेश की जो बदहाली थी उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी, या सिंचाई के जो प्रोजेक्ट थे वो बहुत सालों तक डिले होते थे और उनका मेंटेनेंस नहीं होता था। तो एक तो उसके मेंटेनेंस में बहुत अच्छा वो रखा है, और लाडली बहना की जो आपने बात कही वो निश्चित रूप से गेम चेंजर थी। और भारतीय जनता पार्टी की 2018 का जो चुनाव हारी थी भारतीय जनता पार्टी, उसको एक तरह से उस योजना ने जीत में तब्दील किया। और उस पर आशंकाएं बार बार विपक्ष ये व्यक्त करता रहा है कि ये योजना देर से देर बंद हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई है और वो लगातार चलती रहेगी। ये बहुत बड़ी बात है। और इस बजट में और भी रोजगार की जहां तक बात है रहने वाली है, ये इस बजट में और भी ज्यादा पता चल गया। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगी सतीश जी आपके पास में, हम फिर चर्चा करेंगे इस पर। कुछ कह रहे हैं आप, बोलिए। बात की जानी चाहिए थी। हाँ ठीक है मिथिलेश, वो पद और ज्यादा रोजगार के अवसर और ज्यादा उपलब्ध होने चाहिए थे। खासकर सरकारी विभागों में जो पद खाली हैं उनको भरे जाने की बात की जानी चाहिए थी। शिक्षकों के, पुलिसकर्मियों के अलावा लगभग बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां ज्यादा लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग होता है जो सरकारी नौकरियों में जाना चाहता है या उसकी योग्यता रखता है। रोजगार के क्षेत्र में और ज्यादा जो है चीजें आ सकती थी, इसमें डाली जा सकती थी। मिथिलेश, एक बार युवाओं से भी आप पूछ सकते हैं इस बारे में कि रोजगार को लेकर उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब का ये बजट रहा। बिल्कुल युवाओं से बात करते हैं, खासतौर पर बात की जाए रोजगार को लेकर। क्या लगता है कि आप लोगों के मुताबिक, यूथ के मुताबिक, युवा के मुताबिक रोजगार वाली जो बातें हैं उसमें नजर आई या छूट गया कुछ? जी बिल्कुल, ये जो बजट है हमारा, ये हर मायने में, हर दिशा में इसको बनाया गया है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, हर दिशा में इसको बनाया गया है। गरीबों के बारे में भी बहुत सोचा गया है। रोजगार के लिहाज से अगर बात करें तो रोजगार के लिहाज से भी बहुत अच्छे से सोचा गया है, क्योंकि बहुत कई युवाओं को जो है लोन की भी बात की गई है, उनके उनके एम्प्लॉयमेंट की भी बात की गई है। की बात क्या कहेंगे रोजगार पर आप? उद्यम क्रांति योजना में 16,450 लोगों को नई एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और प्लांटेशन के लिए 5,88,00,000 न्यू प्लांटेशन पौधारोपण करेगी सरकार। जी, रोजगार की बात करें, क्या लगता है आपको कि इस बजट में रोजगार की बात अगर की जाए तो? हाँ, इस बार रोजगार मतलब हर हाथ रोजगार वाली बात की गई है। मतलब हर किसी को रोजगार दिया जाए, मतलब देने जाने की कोशिश की जाएगी। और मतलब इस बार का बजट लिटरली हर बार से बहुत अच्छा है और देखा जाए तो रोजगार को बढ़ाया ही जा रहा है। रोजगार की बात
आपके मन में क्या है रोजगार इस बार? जी सर, बिल्कुल दिया गया है रोजगार। मतलब पहले से बजट जो है वो इम्प्रूव ही हुआ है और आगे भी होता ही रहेगा। और रोजगार पे बात रही तो सरकार का ये है कि सबको मतलब हर व्यक्ति को अपना काम करने का वो एक एक्सपर्ट व्यू भी ले लेते हैं। सर, रोजगार की बात हो रही है, आपने बजट को सुना कि रोजगार को लेकर इस बजट में क्या नजर है आपको? देखिए, रोजगार जो है वो डेवलप होता है चौमुखी विकास के साथ में। तो यहाँ पर उद्यम क्रांति योजना, जहाँ से युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही मिल्क कैपिटल बनाने की बात की गई जिसमें किसानों को रोजगार मिलेगा, साथ ही आईटी पार्क जो बनाने की बात की, 5 आईटी पार्क बनाएंगे और 48 इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे। सतीश जी, कुछ योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर जनता कह रही है जनता इज सेटिस्फाइड। उन्हें सुन के ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सेटिस्फाइड हैं रोजगार को लेकर। उनका कहना है कि बहुत सारी नई चीजों को सुनने का मौका मिल रहा है, तो हमें लग रहा है कि उससे बहुत सारे क्षेत्र को नौकरी मिलेगी। सतीश जी, उद्यम बढ़ रहा है, निवेश से भी बढ़ेगा। निश्चित रूप से ये अच्छी बात है कि जो निवेश के प्रस्ताव की जो बात थी कि हमारे पास 1 लाख करोड़ के पूंजीगत निवेश के जो प्रस्ताव आए थे और उसमें से 33 लाख करोड़ के जमीन पर भी उतरे हैं, निश्चित रूप से उनमें रोजगार मिलेगा। वो मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जैसे 15,000 शिक्षकों के पद भरने की बात है या पुलिस के पद भरने की बात है, तो और भी तो सरकारी विभाग है सरकार में जिनमें पद खाली है, उनको भरने की बात की जाती तो बेहतर होता। निश्चित रूप से उद्योग बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेंगे, कृषि क्षेत्र में निवेश होगा, हर क्षेत्र में निवेश होगा तो लोगों को काम मिलेगा। नौकरी ही काम नहीं होती, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन नौकरियाँ खाली है, पद खाली है, उनको भरने की व्यवस्था भी अगर करते तो बहुत लोगों को वो काम भी मिलता और सरकार का काम ज़्यादा सुगमता से बेहतर तरीके से हो पाता। वो जी राम जी के लिए 10,000 से ज्यादा करोड़ का बजट है, उस पर भानु जी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। भानु जी क्या कहेंगे? जी राम जी के लिए भी अच्छा खासा बजट आते हुए तेज जी आपके पास अभी नहीं, वो तो केंद्र सरकार का दिया हुआ प्रावधान है, मध्य प्रदेश सरकार का तो उसमें आना चाहिए 40%, उसका कुछ कितना आएगा वो उनको देखने की बात है। और एक्चुअली में जी राम जी योजना जो नाम बदल के महात्मा गांधी मनरेगा योजना का इन्होंने करा है, इसमें क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के संसाधन तैयार करने की ज्यादा आवश्यकता है, इसका बजट और बढ़ाया जा सकता था। केंद्र सरकार से हमें मांग करना चाहिए कि ये 25,000 करोड़ हो, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो किसान समुदाय, गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको रोजगार निर्मित हो सके। वहाँ रोजगार में मिलता है और गांव के एसेट्स भी तैयार होते हैं, तालाब बनता है, गांव की सड़कें बनती हैं और भी स्कूल बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं जिसमें रोजगार सृजन होता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण योजना है, वो देखते हुए हमारा बजट में प्रावधान बहुत कम है। ऐसे एमएसएमई के बारे में भी मैडम कहना चाहूंगा, इसमें 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा है। एमएसएमई को जब तक हम प्राथमिकता नहीं देंगे, छोटे मध्यम लघु उद्योगों को हम ना बढ़ाएंगे, तब तक अकेले सरकारी नौकरी के आधार पर रोजगार का सृजन नहीं हो सकता। युवा लोग आज हम देख रहे हैं, बंबई भाग रहे हैं, बेंगलोर भाग रहे हैं, पुणे भाग रहे हैं, कहीं हैदराबाद मद्रास की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़े लिखे युवाओं के लिए नहीं है। इसलिए जो आईटी का प्रावधान रखा है या इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाने का प्रावधान रखा है, इसमें भी इसको 4 गुना करने की आवश्यकता है। समयबद्ध तरीके से, टाइम बाउंड मैनर में इन स्कीम को हम बढ़ाएंगे तब रोजगार का सृजन होगा। अभी तक हमने देखा कि ये दावा करती है मध्य प्रदेश की सरकार 35 लाख करोड़ लोगों के से एमओयू साइन हो गए, पर धरातल पर 5 लाख करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में नहीं आया है। कृषि पर आधारित उद्योगों की बहुत संभावना है। कृषि पर आधारित उद्योग हमारे प्रदेश में आ सकते हैं, क्योंकि कृषि प्रधान, सतीश जी ने कहा कि हम कृषि प्रधान प्रदेश हैं, तो कृषि पर आधारित उद्योगों को क्यों नहीं आना चाहिए मध्य प्रदेश में? रोजगार सृजन होगा, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ेगी और हमारी खुशहाली आएगी मध्य प्रदेश में। ठीक, हितेश जी। देखिए, यहाँ पर मैं डिफर करता हूँ। जो इकोनॉमिस्ट मानते हैं, जैसे अभी वर्तमान हमारे प्रदेश की जो स्थिति है, उसमें यदि 100 रुपए हम कमाते हैं तो 100 रुपए में किसान को 43 रुपए जाते हैं, वो कमाता है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला 19 रुपए कमाता है, और टर्शरी यानी कि सेवा के क्षेत्र 37 रुपए कमाता है। तो जब ये कॉम्पोजिशन चेंज होगा, प्राइमरी सेक्टर स्क्वीज होगा, रिवर्सल होगा, और इसीलिए आप देखेंगे कि जो सेवा का क्षेत्र है उसमें 15.8% ग्रोथ मिली है अपने को। ये बहुत रिमार्केबल है, जबकि कृषि में 7.6% है। तो क्योंकि कृषि का क्षेत्र वेलफेयर सेक्टर है, गरीबों का सेक्टर है, सब्सिडी का सेक्टर है, उसमें लोगों की मदद करनी है, उससे आमदनी आना कठिन होता है।
लेकिन सेवा का क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र दो क्षेत्र होते हैं, जब ये एक्सपांड होते हैं तो जब आप 100 रुपए कमाते हो तो 100 रुपए में से जिस दिन हम 50 रुपए सेवा के क्षेत्र से कमाएंगे, 20 या 30 रुपए 35 रुपए तक हम इंडस्ट्री से कमाएंगे, और तब आप मान के चलो कि हमारा स्टेट एक वेलफेयर स्टेट से प्रोड्यूसर स्टेट के रूप में आगे निकलेगा। और इसीलिए यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, जो इलिया जी ने बात कही है कि जिस प्रकार से आईटी में या फाइनेंस के सेक्टर में या पर्यटन में नौकरियों की संभावनाएं तेजी से बढ़ी है, 15.8% से वृद्धि होना, ये एक बहुत अच्छा लैंडमार्क है। तो यदि हम इसी ग्रोथ रेट से सेवा के क्षेत्र को मध्य प्रदेश में बढ़ा पाते हैं इलिया साहब, तो इसमें नौकरियां भी लोगों को मिलेंगी, और जब नौकरियां मिलेंगी तो इसलिए पर कैपिटा इनकम भी आपके जीडीपी ग्रोथ रेट के बराबर है, यानी कि पर कैपिटा इनकम भी 11% से बढ़ रही है, जीडीपी भी। इसका मतलब हमारा समावेशी विकास है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल है जांच का, जिसको देखा जाता है। भानु प्रताप जी सवाल कर रहे थे कि एमएसएमई पर अगर हम नहीं फोकस करेंगे तो फिर क्या होगा? सबसे बहुत इम्पोर्टेंट कैटेगरी में उसको रखा जाता है। इसीलिए तो हम जो 80,000 करोड़ का जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उस 80,000 करोड़ के कैपेक्स इन्वेस्टमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जो कि एमएसएमई को मदद करेगा। जब हमारे पास अच्छी सड़कें होंगी, फ्लाईओवर्स होंगे, बिजली की सुविधा होगी, पानी की सुविधा होगी, और लोगों के अंदर परचेसिंग पावर पैरिटी होगी, तभी तो एमएसएमई को सपोर्ट मिलेगा ना। और इसीलिए हमारा जो एमएसएमई सपोर्ट और उसके साथ में खासतौर से स्टार्टअप, जैसे जो उद्यम क्रांति योजना है जो युवाओं के लिए है, उसमें 16,000 युवाओं को फिर इस बार स्टार्टअप के लिए और बाकी चीजों के लिए शामिल करने का एक बड़ा बजट रखा गया है, जिससे कि उसमें पुनः उद्योग बनेंगे। तो एक सर्कल है, जब आप मार्केट में पैसा डालते हो तो वो आपको उद्योगों को बढ़ावा देता है, क्योंकि उद्योग सरकार नहीं खोलती है, जो लोग उद्योग खोलते हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा तो उद्योग खुलेंगे, उद्योग खुलेंगे तो उनमें सेवाएं देने वाले लोगों को जॉब मिलेंगे, जॉब क्रिएशन होगा। और इसीलिए मेरा अभी भी मानना है कि उद्योगों से सीधी प्राप्ति की बजाय जब हम सेवा के क्षेत्र से प्राप्त करते हैं, सर्विस सेक्टर, हेल्थ से, एजुकेशन से, आईटी से, पर्यटन से, तो जब हम इनसे आमदनी लेते हैं, और यही हमारा कोर एरिया है मध्य प्रदेश का, तो इसको लेकर जो आगे, जैसे एजुकेशन में आप सोचिए 5700 वर्किंग वुमेन हॉस्टल खोले जाएंगे। कभी से ये आंकड़ा सोचिएगा कि ना केवल ये महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ेगा, बल्कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल के सहारे कई महिलाएं गांव से, छोटे कस्बों से निकलकर जिला केंद्र पर आकर नौकरी करती हैं, क्योंकि उनको रहने की सुरक्षित जगह मिलती है। तो उनमें योग्यता और एजुकेशन तो होता ही है, पर वर्किंग वुमेन हॉस्टल मिल जाने से उनको एक उत्साह और उनको एक सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिससे कि वो शहरों में आके काम करती हैं। और यही कारण है कि जो वुमेन फोर्स है हमारी, जो 51% पॉपुलेशन है, वो घर पर रहने की बजाय हम नौकरियों की तरफ आएगी। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। और फिर अगेन ये एलिया साहब जो हमारा आंकड़ा सुधर रहा है सर्विस सेक्टर लग रहा है क्या आपको? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजों को जो है ध्यान में नहीं रखा गया है, तो दूसरी तरफ हितेश जी कह रहे हैं कि ये गेम चेंजर है। क्या आप मान रहे हैं क्योंकि जो महत्वपूर्ण प्रभावी योजनाएं हैं सरकार की, उस पर फोकस किया गया है इस बजट में? क्या आप मान रहे हैं इस चीज को? हितेश जी ने कहा कृषि हमारा प्रमुख क्षेत्र है, इस पर जैसे ध्यान देना चाहिए वो नहीं दिया गया। जो प्रावधान रखना चाहिए रूटीन घोषणाओं के अलावा मुझे ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं दिखा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी इनका जो आर्थिक समीक्षा पटल पर रखी गई है, उसमें दलहन का 29% उत्पादन कम हुआ है पिछले साल। दलहन, हम इतना मध्य प्रदेश सक्षम है दलहन के उत्पादन में कि पूरे देश को हम दलहन दालें दे सकते हैं, खिला सकते हैं। इंपोर्ट बंद हो जाएगा, आर्थिक स्थिति किसान की भी सुधरेगी, उसे दाम मिलते हैं। पर यदि उसका उत्पादन गिरा है तो सरकार को ये देखना होगा कि कहां पर चूक हुई है, क्यों उत्पादन नहीं बढ़ पाया, क्या उसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाया, सुविधा नहीं मिल पाई, या उसे वैसी आर्थिक मदद नहीं मिल पाई। ये उन्हीं के आर्थिक विश्लेषण कह रहा है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पर्यटन भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर में सही दिशा में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो मध्य प्रदेश पर्यटन का एक प्रमुख राज्य बनकर पूरे देश में उभर सकता है। पर्यटन, कृषि और एमएसएमई ये ऐसे क्षेत्र हैं जिससे पर कैपिटा इनकम भी मिलेगी, रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे, और युवाओं को जो बाहर भाग के जाना पड़ता है अपने माँ बाप को घर अकेला छोड़कर, वो बाहर जाने की बजाय यहीं पर आईटी पार्क भोपाल में 20 साल से डेवलप हो रहा है।
आईटी पार्क भोपाल में आज तक क्यों नहीं बन पाया, जिसका शिलान्यास उन्होंने करा था उमा भारती ने, अब आज उन्होंने तक बजट वो में आईटी शामिल कर पार्क दिया बन इस के चीज को इस तैयार बार। नहीं हुआ। बानू जी, आपकी मेट्रो बन रही है भोपाल में, 30 किलोमीटर उसका अप्रूवल हुआ है, पर चालू कितने पे हुई है 20 साल में? सिर्फ 6 किलोमीटर। हितेश जी, इस बार बजट में है ना आईटी के लिए तो सोच रखा है आईटी क्षेत्र के लिए? प्रतिशत सेवा क्षेत्र में राइस मिला है, उसमें जो 3 सेक्टर हैं, उन 3 सेक्टर में से एक आईटी सेक्टर है भानु जी, और आईटी पार्क और अन्य जो इस प्रकार के इंडस्ट्रियल पार्क है उसके लिए लगभग भोपाल वाला आईटी पार्क क्यों नहीं बने अभी तक? 20,000 एकड़ जमीन उसमें होगी। सर ये ग्रोथ मिल रही है आपको, तो जब ग्रोथ मिल रही है तो वहां पर संस्थान आए हैं ना। जब 2 लाख उसमें यदि आपके सेवा क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट मिले ना, बानू जी कुछ कहना चाह रहे हैं हितेश जी, बानू जी बोलिए। कंजम्पशन सेक्टर है नहीं, हम तो सिर्फ एक चीज जानना चाहते हैं। हितेश जी सुनो, अरे सुनिए तो आप मेरी, ऐसे आप बोलेंगे कि विपक्ष कुछ कहते नहीं है, आप जब वो कह रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे। हितेश जी सुन लीजिए जल्दी से, 1 मिनट। हम तो एक सवाल पूछते हैं कि भोपाल में आईटी पार्क का शिलान्यास, भोपाल में आईटी पार्क का शिलान्यास वो भारती के टाइम पर हुआ था, केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने शिलान्यास किया था। इन 20 सालों में वो पार्क क्यों आज तक तैयार नहीं हो पाया? क्यों उसमें एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं हो पाया? क्यों उसमें इंडस्ट्रीज नहीं आ पाई? क्यों आईटी? चलिए ठीक है, अब देखिए अब इस बजट से किसका कल्याण होगा ये कुछ समय बाद हमें पता चल जाएगा। हालांकि इसे समावेशी बजट लोग कह रहे हैं, लोग मान रहे हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही थी वो भी हम सुना रहे थे, और हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर अलग अलग जगहों पर मौजूद थे जो सुना भी रहे थे कि लोगों का क्या मानना है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े और आपने चर्चा की इस पर। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक